हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी मैम आपके लिए नया लेक्चर लेकर आ गई हैं। आज हमें अपने मैट्रिक्स की सबसे इम्पॉर्टेंट, यूनिक और सबसे टिपिकल चीज़ को सीखना है। तो तब तक के लिए जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और वीडियोस को और चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी फैमिली रोज़ की रोज़ बड़ी होती रहे। तो आइए हम देखते हैं कि हमें क्या सीखना है। हमें सीखना है अपना एक अच्छा और बहुत ही अलग टाइप का टॉपिक, जिसे हम कहते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी किसी अवयव का व्युत्क्रम। तो आइए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्युत्क्रम क्या होता है या फिर इनवर्स क्या होता है। अब जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश का जो इनवर्स वर्ड होता है वो इन्वर्ट से बना है और इन्वर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को उल्टा कर देना। उसी तरह व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को उल्टा करना। यानी कि जैसे हमारे पास एक नंबर है 2, तो इसका जब हम इन्वर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। यानी यहाँ पर 2 ऊपर है, इसको हम क्या करें, 1 के नीचे कर दें, यानी उल्टा कर दें, तभी हमें इन्वर्स मिलता है। तो इसी तरह हमारे मैट्रिक्स का भी इन्वर्स होता है। और मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है, आइए हम वो समझते हैं। जैसे कि कोई हमारा मैट्रिक्स है, यहाँ पर तो मैंने रूल्स को लिख लिया है। जैसे हमारा कोई मैट्रिक्स है A, तो इसका इन्वर्स जो होगा उसे हम A इन्वर्स कहेंगे। जब भी किसी चीज़ के ऊपर, यानी किसी संख्या के ऊपर, किसी अंक के ऊपर, किसी भी आपके बीजीय व्यंजक में या कहीं पर भी ऊपर घात में, घात मतलब पावर में -1 लिखा होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इन्वर्स कहते हैं। यानी अब ये क्या है, -1 लगे होने का मतलब है कि ये 1/a के बराबर है, यानी 1/a के बराबर है अगर घात में -1 लगा हुआ है। तो इसी को हम इन्वर्स कहते हैं। कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो कंडीशन क्या होती है कि कोई भी मैट्रिक्स किसी दूसरे मैट्रिक्स का इन्वर्स कब हो सकता है। एक कंडीशन होती है, जैसे कि आपको 2 मैट्रिक्स दे दिए जाएं और कहा जाए कि सिद्ध कीजिए कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रम या एक दूसरे के उल्टे हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं सिद्ध। इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे हमने अपना एक एग्जाम्पल लिया था 2 और 1/2 का। हम जानते हैं कि जब हम किसी संख्या को उसकी इन्वर्स से, यानी उसकी व्युत्क्रमणीय या व्युत्क्रम संख्या से गुणा करते हैं, तो क्या होता है, ये 2 और ये 2 कट जाएगा और आखिरी में उत्तर में 1 हमें मिल जाएगा। यानी कि जब संख्याएं हम अपनी, यानी हम अपनी अर्थमेटिक की बात करते हैं, अंक गणित की, तो किसी भी अंक या किसी भी संख्या को जब उसके व्युत्क्रम से गुणा किया जाता है तो हमारे पास उत्तर में हमें 1 मिल जाता है। लेकिन अब क्योंकि हम यहाँ पर मैट्रिक्स में चल रहे हैं, तो मैट्रिक्स में क्या होगा, हम जानते हैं कि गुणा जो होता है हमारा, यानी मल्टीप्लिकेशन होता है, उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है। मैंने बताया था कि आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, किन्हीं भी 2 चीज़ों को गुणा करने पर अगर 1 आ जाए तो वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे और 1 उसकी आइडेंटिटी होगी। आइडेंटिटी मतलब पहचान, यानी इसकी ये पहचान है, इन्वर्स की ये पहचान है कि जब भी इन्वर्स वाले मैट्रिक्स और नॉर्मल यानी हमारे गिवन मैट्रिक्स को गुणा किया जाएगा तो उत्तर में क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। और आइडेंटिटी मतलब क्या, यही पहचान है कि A और A इन्वर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं या फिर एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। अब यहाँ पर हमने A और A इन्वर्स की जगह पर, इसे A इन्वर्स की जगह पर B ले लिया है। यानी हमने क्या किया, 2 मैट्रिक्स ले लिए हैं, एक का नाम A ले लिया है, दूसरे का नाम B ले लिया है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है या नहीं, यानी व्युत्क्रम है या नहीं, इसको कैसे सिद्ध करेंगे, A का B में गुणा करिए, B का A में गुणा करिए। अब हम जानते हैं कि गुणा करने पे क्या होता है, वैसे तो वास्तव में हमने पढ़ा था कि अगर एक मैट्रिक्स A है और एक B है, दोनों को गुणा करें, A को आगे रखें, B को पीछे रखें। तो आप जानते हैं मैट्रिक्स के गुणे में पहले वाले मैट्रिक्स की रो को लिया जाएगा, दूसरे के कॉलम को, और फिर उन्हें उल्टा कर दें, B को आगे और A को पीछे। अब B की रो को लिया जाएगा और A के कॉलम को लिया जाएगा, तो दोनों तरह से उत्तर बदल जाता है। लेकिन अगर ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो क्या होगा, उत्तर बदलेगा नहीं। यानी A का गुणा B से करेंगे या B का गुणा A से करेंगे, दोनों स्थितियों में उत्तर समान आएगा। और समान किसके आएगा, I के। I क्या होता है, आप जानते हैं I एक वर्ग अवयव होता है जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं या फिर तत्समक अवयव कहते हैं। और इस अवयव में क्या होता है, केवल 1 और 0 2 ही एलिमेंट होते हैं, जो हर मतलब एलिमेंट तो कई सारे होते हैं लेकिन सब जगह प्लेस पर क्या होता है 1 0 1 0 ही लिखा जाता है।
तो अब इस तरह से हम कह सकते हैं, अगर ए और बी को गुणा करने पर और बी और ए को गुणा करने पर उत्तर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बराबर बी इनवर्स है और बी बराबर ए इनवर्स है, यानी ए बी का व्युत्क्रम है और बी ए का व्युत्क्रम है। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई, ये है हमारी कंडीशन, यानी ये हमारी शर्त है। यही शर्त हम अप्लाई करेंगे हर मैट्रिक्स के ऊपर अगर हमें उसका व्युत्क्रमणीय अवयव निकालना है। अब उसके बाद में दो आपको कंडीशन के बाद में दो आपको प्रॉपर्टी दी हुई हैं। प्रॉपर्टी मतलब गुणधर्म। अब इन गुणधर्मों को लगाकर, मैंने आपको बहुत बार बताया कि गुणधर्मों से क्या होता है, उन्हें लगा करके हम अपने क्वेश्चंस को इजी कर सकते हैं। तो इस गुणधर्म को लगा करके हमारे क्वेश्चन आसान बन जाएंगे। तो पहला गुणधर्म होता है यूनिकनेस ऑफ अ इनवर्स या यूनिकनेस ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यानी जो आपका जो भी व्युत्क्रमणीय अवयव होता है वो यूनिक होता है। यूनिक होने का मतलब अकेला होता है, एकमात्र होता है या अद्वितीय होता है, उसके जैसा दूसरा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम इसे प्रूफ करेंगे कि कैसे ये अद्वितीय होता है। यानी यहाँ पर जैसे आपने सिद्ध किया है कि जो B है वो क्या है, A का इन्वर्स मैट्रिक्स है या A B का इन्वर्स मैट्रिक्स है। लेकिन अब आप सोचे कि A का एक इन्वर्स मैट्रिक्स हमको मिल गया B, अब हम सोचे एक और मैट्रिक्स निकाल लें C, तो ऐसा नहीं हो सकता। कोई और मैट्रिक्स हो D, तो ऐसा नहीं हो सकता। A का केवल और केवल एक ही इन्वर्स होगा और वो कौन होगा, B होगा। इसी तरह B का केवल एक ही एक इन्वर्स हो सकता है, वो है A। अब उसके अलावा C D E F ये फिर सब एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा व्युत्क्रमणीय अवयव या व्युत्क्रम अवयव होता है वो यूनिक होता है या वो अद्वितीय होता है। अब इसके बाद दूसरा जो हमारे पास इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस A एंड B इज सेम। अगर दो मैट्रिक्स हैं और दोनों की कोटि क्या है, समान है, और तब क्या हो सकता है, A और B का गुणा करिए। ठीक है, दो मैट्रिक्स हैं आपके पास A और B और दोनों की कोटि समान होनी चाहिए। यानी एक अगर 2 × 2 का है तो दूसरा भी 2 × 2 का ही मैट्रिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि एक 2 × 2 का है, एक 3 × 3 का है, क्योंकि गुणा तो आप उनका कर लेंगे लेकिन आप उनका इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे। इन्वर्स हमेशा एक वर्ग अवयव का ही निकाला जा सकता है। आप फिर से ध्यान से सुनिए, इन्वर्स हमेशा एक वर्ग अवयव यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम जो इन्वर्स मैट्रिक्स होता है उसे हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम दो एक समान कोटि वाले अवयवों का गुणा करें और गुणा करने के बाद उनका इन्वर्स करें, तो वो अगर हम दोनों अवयवों का अलग अलग इन्वर्स निकाल करके उनका गुणा करें उसके बराबर आएगा। लेकिन शर्त क्या है, आपको B को पहले लिखना है और A को बाद में लिखना है। यानी एक तरफ आपने A को लिया, A का गुणा B से किया, A का गुणा B से। अब गुणे में याद रखिएगा कि गुणे में उत्तर बराबर नहीं आता। अगर आप B को आगे A को पीछा कर देंगे तो उत्तर गलत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो A को आपको आगे रखना है और B को पीछे रखना है और उनका आपस में गुणा करना है और गुणा करने के बाद इन्वर्स निकालना है। दूसरी स्थिति में आपको A और B का पहले से ही इन्वर्स निकाल लेना है और B इन्वर्स का गुणा A इन्वर्स से कर देना है। तो दोनों स्थितियों में उत्तर बराबर आएगा। कब आएगा, जब आपके ये दोनों मैट्रिक्स जो होंगे वो सेम ऑर्डर के होंगे, यानी बराबर कोटि के होंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों चीज़ों का प्रूफ कर लेते हैं। ये तो आपकी कंडीशन है, तो कंडीशन का तो कोई वही नहीं है, कंडीशन तो आपकी शर्त ही रहेगी। लेकिन जो आपकी ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं इनको प्रूफ कर लेते हैं, क्योंकि अब आगे प्रॉपर्टीज़ भी पूछी जा सकती हैं आपसे। ये भी कह सकते हैं सिद्ध कीजिए कि AB इन्वर्स बराबर B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। और अब आप देख रहे होंगे कि आपको धीरे धीरे एक एक चीज़ कनेक्ट होती जा रही है। इसी तरह का एक रूल आपको पहले भी मिला है, लेकिन वो कब मिला है, जब आपने इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकाला था। यहाँ पर इन्वर्स की जगह डैश होता था और उसमें भी सेम रूल होता था, A B का डैश B डैश A डैश के बराबर होता था। उसी तरह यहाँ पर इन्वर्स होता है। तो हम क्या करते हैं, आइए से हम निकाल लेते हैं। और ये आपका ग्रेजुएशन के लिए और PG के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ग्रेजुएशन के लिए बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि जो अवयव का इन्वर्स होता है वो अद्वितीय होता है, या इस तरह भी पूछ सकते हैं, सिद्ध कीजिए कि A इंटू B इन्वर्स इज इक्वल टू B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। तो आइए एक एक चीज़ हम प्रूफ करते जाते हैं। उसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हाँ तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनमें से पहली है व्युत्क्रम अवयव की अद्वितीयता या यूनिकनेस ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो आइए हम जल्दी से इसको प्रूव करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ बेसिक चीज़ें नोट कर लेनी हैं। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर स्मॉल m। इसका कोई मतलब नहीं है लेकिन हमने लिख लिया, ठीक है। मान लिया, या हिंदी वाले क्या लिखेंगे, माना कैपिटल A कोटि स्मॉल m का एक अवयव है। अब आगे लिख लेंगे, माना इसके दो व्युत्क्रम हैं, दो व्युत्क्रम हैं या दो व्युत्क्रम अवयव हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब जबकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन इसमें आपको क्या करना होता है, कॉन्ट्राडिक्शन को प्रूव करना होता है। पहले आप क्या करेंगे, हम उल्टा लेंगे। जैसे हमको यहाँ दिखाना क्या है कि व्युत्क्रम जो होता है वो अद्वितीय होता है, यानी दूसरा हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, मानेंगे कि दूसरा होता है और फिर दिखाएंगे कि दूसरा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो कैसे, तो हमने ये क्या कर लिया, माना इसके दो व्युत्क्रम हैं B और C, यानी A हो गया हमारा अवयव और उसके दो व्युत्क्रम हमने मान लिए कैपिटल B और कैपिटल C। अब उसके बाद हमें यहाँ लिखना है, हमें दिखाना है कि B इज इक्वल्स टू C। अब B इज इक्वल्स टू C हम क्यों दिखाएंगे, अगर दूसरा नहीं हो सकता तो उसका मतलब क्या है कि हमने जो दो अवयव माने B और C, ये दोनों एक ही होंगे, क्योंकि दूसरा हो ही नहीं सकता। तो उसका मतलब क्या है, ये दोनों अवयव बराबर होंगे यानी एक ही होंगे। अब जैसे बराबर होंगे तो आप ये भी कह सकते हैं, मैथ्स की लैंग्वेज में आप कह देते हैं दोनों बराबर हैं। तो बराबर का मतलब एक और होता है कि दोनों एक ही हो सकते हैं, क्योंकि बराबर होने का तो मतलब ये हुआ कि दोनों में से ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। लेकिन अद्वितीय होने का मतलब क्या होता है कि दोनों में से दो हो ही नहीं सकते, एक ही है। तो इसका मतलब क्या है, हमें दिखाना। अब हम यहाँ पर ये नहीं लिख सकते कि ये दोनों एक ही हैं, तो इसलिए हम क्या लिख देते हैं, B बराबर C है। अब उसके बाद इसके आगे हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, B को मानेंगे A का व्युत्क्रम, ठीक है। एक बार में हम लेंगे, पहले एक बार B को A का व्युत्क्रम मानेंगे, फिर C को A का व्युत्क्रम मानेंगे। चूंकि कैपिटल B कैपिटल A का व्युत्क्रम है या व्युत्क्रमणीय अवयव है या व्युत्क्रम अवयव है, आप ये लिखिएगा, लेकिन मैंने शॉर्ट में व्युत्क्रम है लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है, हमने कंडीशन जो पढ़ी थी, सबसे पहले देखिएगा अगले पेज पे मैंने आपको जो कंडीशन स्क्रीनशॉट लेने को कहा था, उसमें क्या था, AB इज इक्वल्स टू B, A इज इक्वल्स टू I। यानी अगर B A का व्युत्क्रम अवयव है तो A और B का जब हम गुणा करेंगे, B और A का गुणा करेंगे, तो दोनों क्या होंगे, बराबर आएंगे। और बराबर किसके आएंगे, I के, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अब इसी प्रकार कैपिटल C भी A का व्युत्क्रम है, और अगर C व्युत्क्रम है तो इसी तरह AC बराबर CA इज इक्वल्स टू क्या होगा, I हो जाएगा। यानी एक तरफ अगर B व्युत्क्रम है तो A और B का गुणा, B और A का गुणा I के बराबर होगा। उसी तरह C भी व्युत्क्रम है तो A और C का गुणा, C और A का गुणा भी I के बराबर होगा। तो आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं देखती हूँ कि आपको दिख रहा है नीचे तक या नहीं। हाँ, तो अब हम इसे अपने कैमरे को ऐसे सेट कर लेंगे, इससे क्या होगा, आपको अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसके आगे लिखिए। अब चूंकि B इज इक्वल्स टू क्या होता है, BI, आप क्या लिख सकते हैं, B को BI के बराबर लिख सकते हैं।
आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और मैंने शुरुआत में ही आपको पहली क्लास में जब मैंने बताया था कि सारे मैट्रिक्स बताए थे, काइंड ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो उसी में मैंने आपको समझाया था कि जब भी किसी मैट्रिक्स का गुणा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से होता है तो हमारा मैट्रिक्स हमें दोबारा मिल जाता है। तो यहाँ पर हम बी को बी आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब बी का और आई का जब गुणा होगा तो उत्तर में हमें फिर बी मिल जाएगा। अब इससे क्या फायदा होगा, ये देखिए, बी को तो आप बी ही लिखा रहने देंगे, लेकिन आई की जगह आप ए सी या फिर सी ए लिख सकते हैं। वैसे लिख आप ए बी या बी ए भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास पहले से बी है, तो हम क्या करेंगे, आई का वो मान रखेंगे जिसमें ए और सी आएगा। तो सी ए से पहले हमें ए सी मिल रहा है, तो हम ए सी को लिख लेते हैं। आई की जगह हमने लिख लिया ए सी, ठीक है। b बराबर क्या होगा, b इंटू आई, क्योंकि जैसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 बराबर 2 गुणे 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 बराबर 2 गुणे 1, जब गुणा करेंगे तो फिर 2 मिल जाएगा। उसी तरह b की जगह b गुणे आई लिख सकते हैं। अब i का मान हमने यहाँ पर निकाला है, i के 2 मान हैं ए सी और सी ए, तो उसमें से हमने ए सी को रख लिया। अब ए सी को रखने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ बी ए सी आ गया। अब यहाँ पर हमने ए और सी के बीच में, क्योंकि हमने आई का मान ए सी रखा था, तो यहाँ पर हमने इन दोनों के बाहर क्या लगा दिया है, एक ब्रैकेट लगा दिया है। लेकिन अगर हम चाहें तो बी और ए को ब्रैकेट में कर लें और सी को बाहर भगा दें। यहाँ इधर अभी ए और सी ब्रैकेट में बंद है, आप क्या करें, बी और ए को ब्रैकेट में बंद कर लें और सी को बाहर निकाल दें। तो अब क्या होगा, आप जानते हैं कि यहाँ पर आपने ए सी बराबर आई पढ़ा था, और उसी तरह अब यहाँ बी ए आ गया, और आप देख रहे हैं बी ए का मान भी क्या होता है, आई के बराबर होता है। तो अब अगले स्टेप में हम क्या कर दें, बी ए की जगह आई रख दें और पीछे सी हमारा है ही, उसको लगा दिया। यानी यहाँ क्या किया, बी को हम लिख सकते हैं बी गुणे आई। अब आई का यहाँ पर हमने मान रख दिया अपनी सेकंड वाली इक्वेशन से, चाहे इसको आप इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। सेकंड इक्वेशन से हमने आई बराबर ए सी रख दिया। अब ए सी में से हमने क्या किया, ए को निकाल करके बी के साथ ब्रैकेट में कर लिया और सी को बाहर कर दिया। अब हमने देखा यहाँ हमें मिल गया बी ए, और बी ए का मान यहाँ पर आई दिया हुआ है आपको, तो छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, बी ए का मान हमने आई रख लिया। अब यहाँ फिर यही कंडीशन बन गई, जैसे बी गुणे आई बराबर बी होता था, आपने बी को बी गुणे आई लिख लिया था, इसी तरह आई गुणे सी को हम सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ गुणा होने पर हमें फिर से अपना मैट्रिक्स मिल जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि शुरू आपने बी से किया और ख़त्म आपने सी पे किया, और हर जगह बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि b का मान c के मान के बराबर है। यहाँ पर आपने देखा, आपने b से शुरू किया, b को हम bi लिख सकते हैं, bi को bac लिख सकते हैं, bac को इस तरह से bac लिख सकते हैं, इसी bac को ic लिख सकते हैं, और ic को c भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हमने उत्तर में क्या पाया, b बराबर c, और अतः यही उत्तर आ गया। कि इसका मतलब क्या है कि हमने माना था कि हमारा जो व्युत्क्रम आव्यूह है वो 2 हैं, यानी कैपिटल ए के लिए हमने 2 व्युत्क्रम आव्यूह शुरुआत में माने थे कि इसके 2 व्युत्क्रम है, एक बी और सी। लेकिन जब हमने और हल किया तो हमने पाया कि बी और सी दोनों के मान बराबर है, और मान ही नहीं, ये दोनों मैट्रिक्स भी एकदम बराबर हैं, और बराबर ही नहीं सेम है। यानी ये ऐसे मैट्रिक्स हैं जो एक ही है, हमने केवल इनका नाम 2 रख लिया था। तो इसका मतलब है, ये बात सिद्ध होती है कि व्युत्क्रम आव्यूह अद्वितीय होता है, यानी किसी भी आव्यूह का एक और एक ही व्युत्क्रम हो सकता है, दूसरा कोई व्युत्क्रम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ तो बच्चों, हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम पर। जल्दी से इसे समझ लेते हैं कि इसमें हमें क्या प्रूफ करना है। इसमें आपको प्रूफ करना है a इंटू बी का इन्वर्स b के इन्वर्स इंटू a के इन्वर्स के बराबर होता है। तो आइए इसे हम प्रूफ करते हैं, और ये दोनों थ्योरम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके पहले का जो मैंने आपको समझाया वो, और ये दोनों। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम कोई भी लैंग्वेज ना लिखते हैं, बस उतना ही आपको लिखना होता है जैसा पहले लिखा था, या आप डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं। चूँकि हम जानते हैं, अब क्या जानते हैं वो हमें अपना ज्ञान बोर्ड पर लिखना है। मुझे बोर्ड पर लिखना है, आपको बोर्ड में लिखना है, ठीक है। मैं तो बोर्ड पर लिखकर काम चला लूँगी, लेकिन आपको बोर्ड तक याद रखना है इसे, क्योंकि आपको बोर्ड्स में लिखना है इसे। तो हम जानते हैं कि
अब सबसे पहले हम क्या जानते हैं, क्योंकि हम इसी से शुरू करते हैं, इधर हमको लेफ्ट हैंड साइड में ए बी इनवर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए बी इंटू ए बी इनवर्स ले लेंगे, ठीक है। हम क्या जानते हैं कि जब भी किसी का, जैसे मैंने बताया 2 और 1/2 का गुणा किया जाता है, 2 है और 2 का 1/2 मतलब इसका इनवर्स है, दोनों का जब गुणा करते हैं तो उत्तर में 1 आता है। 1 का मतलब है कि हमको, क्योंकि हम गुणा कर रहे हैं तो गुणा करने पर हमको जो गुणन का तत्समक अवयव होता है या जो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होती है वो मिल जाती है। तो इसी तरह जब हम अपने मैट्रिक्स में, हमारा ए बी क्या है, हमने ए बी 1 ले लिया मैट्रिक्स, क्योंकि जब एक मैट्रिक्स ए बी कब आएगा, जब ए का हम बी से गुणा करेंगे, तो वो जब रिजल्टेंट आता है तो आप देखते हैं कि गुणा करने पे भी हमको एक फाइनल मैट्रिक्स मिल जाता है। तो ये हमारा गुणन का फाइनल मैट्रिक्स है और ये उसी मैट्रिक्स का इनवर्स है। तो जब हम दोनों मैट्रिक्स को गुणा करेंगे तो वो आई के बराबर आएगा। हम जानते हैं कि जब किसी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है। तो ये तो हमें मिल गया। अब इसके बाद में क्या होगा, हम इसे एक एक स्टेप में सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब अगर हम क्या करें, इसमें ए इनवर्स से गुणा कर दें, हम यहाँ पर लिख देते हैं ए इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा करने पर। अब इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको कहाँ से शुरू करना है और फिर क्या क्या करते जाना है। दोनों पक्षों में गुणा करने पर। अब देखिए ये कहाँ से आया, क्योंकि आपको यहाँ ए बी इनवर्स लाना है, तो हमने यहाँ ए बी इनवर्स इसे लिख दिया है, ठीक है। अब क्योंकि ए बी इनवर्स लिखा है तो अब केवल ए बी इनवर्स से कुछ हो नहीं सकता, तो हमने आगे ए बी लगा दिया और हम जानते हैं दोनों को गुणा करने पर आई आएगा। अब इसके बाद इसको भी हम इसके आगे हल नहीं कर सकते, तो हल करने के लिए हमें लाना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसे ए इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। अब हम क्या किए, सबसे पहले ए इनवर्स आ गया जिससे हमने गुणा किया है, फिर हमारा ए बी था और ए बी के गुणे में क्या था, ए बी इनवर्स था, तो इतना हमारा LHS कंप्लीट हो गया। अब RHS में केवल आई था तो आई के आगे ए इनवर्स से गुणा हो गया और आई आ गया, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, आप देखते हैं कि ए इनवर्स के साथ हम ए को ले सकते हैं, यानी आप इनमें से किसी को भी मिला सकते हैं, जैसे बी ए को साथ लिख सकते हैं, बी इनवर्स बी को साथ लिख सकते हैं, ए इनवर्स ए को साथ लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कहाँ तक हल होगा। अगर हम ए इनवर्स और ए को ले लें तो हम जानते हैं कि ए हमारा एक मैट्रिक्स है और ए इनवर्स उसी का व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिक्स को गुणा करने पर हमें आई मिल जाएगा और आई मिल जाएगा तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को आसान करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ए इनवर्स इंटू ए ले लिया, बी हमारा अकेला रह गया और इधर ए बी का होल इनवर्स तो पहले से है ही, यानी ए इनवर्स ए एक साथ हो गया, बी को ब्रैकेट से बाहर भगा दिया गया और ए बी इनवर्स तो था ही। अब यहाँ पर ए इनवर्स का गुणा आई से होगा तो ए इनवर्स ही आ जाएगा, क्योंकि जब भी किसी मैट्रिक्स का गुणा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से होता है तो हमें वही मैट्रिक्स दोबारा मिल जाता है। तो अब इतना हमारा हल हो गया। अब हमने देखा यहाँ पर ए इनवर्स इंटू ए मिल गया, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और दोनों कट करके एक हो जाएंगे। लेकिन जब आप मैथमेटिक्स में अंकगणित में एक करते हैं तो उसका मतलब 1 होता है, लेकिन यहाँ पर एक का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पर कट करके एक ना आ करके आई आ जाएगा। अब ये आ जाएगा आई बी इंटू ए बी का इनवर्स और इक्वल टू यहाँ पर आ गया ए इनवर्स, ठीक है। इतना आपको मिल गया। अब आप जानते हैं फिर यहाँ पर वही चीज़ आई, जैसे कि यहाँ पर आई का गुणा ए इनवर्स से हुआ था तो ए इनवर्स आ गया था, वैसे ही यहाँ पर आई का गुणा बी से होगा तो बी आ जाएगा और पीछे ए बी का होल इनवर्स और बराबर आ जाएगा ए इनवर्स। अब आई होप आपको केवल इतना ही दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसी में बगल में लिख दूंगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, इधर मैं लिख दूँ, वरना अगर यहाँ पर इरेज कर देंगे तो कम समझ में आएगा। अब इतना हमारा सॉल्व हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स और किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होकर वही मैट्रिक्स हमें उत्तर में फिर मिल जाएगा। उसके बाद ए बी इनवर्स आपको दिया है और बराबर ए इनवर्स हो गया। अब इसको जब हम थोड़ा और हल करें तो अब हम इसमें कुछ भी हल नहीं कर सकते, क्योंकि ये ए बी इनवर्स जो है ये हमारा पूरा होल ब्रैकेट में बंद है। तो आप इनको साथ में नहीं ले सकते, क्योंकि आप क्या देख रहे हैं, ब्रैकेट बंद करके उसके ऊपर इनवर्स लगा, यानी ये पूरी तरीके से लॉक है।
तो इसको लॉग को तो हम अभी खोल नहीं सकते, तो इसके लिए अभी हमको इसको और हल करने के लिए, जैसे हमने अपने नेक्स्ट उसमें जो सेकेंड स्टेप था उसमें ए इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा कर दिया था, इसी तरह यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ए खुले में था, आप देख रहे थे ये भी लॉग था लेकिन इसके ऊपर कहीं इनवर्स नहीं लगा था, तो इसलिए हमने ए इनवर्स से गुणा किया और इस वाले ए को इसके अंदर शामिल कर लिया। तो इसी तरह अब हम यहाँ पर बी इनवर्स से गुणा कर देंगे। अब बी इनवर्स का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर जब हमने बी इनवर्स से गुणा किया तो क्या आ जाएगा, बी इनवर्स इंटू बी इनवर्स आगे लग जाएगा, केवल बी इंटू ए बी का होल इनवर्स, ये तो है ही, और दूसरे पक्ष में भी होगा तो क्या आ जाएगा, आगे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब आप देख रहे हैं रूपरेखा आपके क्वेश्चन की तय हो गई, क्योंकि आरएचएस में आपको बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स मिल चुका है और इधर भी आपके पास ए बी का होल इनवर्स है। अब आप जानते हैं फिर से आपको क्या मिला, बी यानी एक मैट्रिक्स और बी इनवर्स यानी उसी का इनवर्स मैट्रिक्स, और हम जानते हैं कि जब भी किसी मैट्रिक्स का उसी के इनवर्स मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो हमें आई मिल जाता है। अब यहाँ बी इनवर्स इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और ये हो जाएगा इंटू ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब फिर हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का भले ये इन्वर्स ही क्यों ना हो, ये ए बी इन्वर्स है यानी ये भी एक मैट्रिक्स है, और उस मैट्रिक्स का जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करेंगे या किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो हमें फिर से अपना मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो ए बी इन्वर्स यानी ए बी का होल इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, और यहाँ पर ये हमारी प्रॉपर्टी या हमारी थ्योरम सिद्ध हो चुकी है कि किस तरह से आप इसे कर सकते हैं। यानी ये आपका फर्स्ट पार्ट है, यहाँ तक आपको नोट करना है, और इसके बाद में ये आपका सेकंड पार्ट है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो फाइनली बच्चों, अब हमने अपने इतने काम को निपटा लिया है, यानी हमारा बेस इन्वर्स निकालने के लिए तैयार हो गया है। 2 क्लासेस में हमने अपना बेस बनाया है, अब तीसरे में यानी अगली क्लास में हम डायरेक्ट इन्वर्स पर अटैक करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम किसी अवयव का व्युत्क्रम निकालते हैं। अब अभी आपको, अब ये आपका समझ लीजिए लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। इस पूरे एक्सरसाइज नहीं, इस पूरे चैप्टर में आपका ये लास्ट टॉपिक है। इसको आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में आपकी एक छोटी सी एक्सरसाइज है, लेकिन इन्वर्स थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो उसको मैं क्या करूँगी 2 दिन में उसे मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। तो हम मैक्सिमम 3 क्लासेस लेंगे और हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके स्वाहा हो जाएगा, और उसके बाद में हम जल्दी से कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने भाई बहनों को ऐड करिए जल्दी से जल्दी, और तब तक के लिए थैंक यू।